नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। 100.7 FM आकाशवाणी लखनऊ पर मैं हूँ मीनू खरे, लेकर आई हूँ प्रोग्राम बातें मुलाकातें और अपने साथ लेकर आई हूँ एक खास मेहमान को हमेशा की तरह। आज हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रख्यात लेखक हैं, जल संरक्षण करता हैं। इसके अलावा वो पूर्व संपादक नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी हैं और इस समय हमारे मेहमान खुसूसी हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ पंकज जी आपका अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है बातें मुलाकातें। धन्यवाद मीनू जी। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आपसे बातों की शुरुआत कहाँ से करूँ ये आप ही से पूछती हूँ। कहाँ से बात करना आप पसंद करेंगे, क्योंकि मेरे पास पूछने के लिए बहुत कुछ है। हम लोग बच्चों के लिखने पे भी बात कर सकते हैं शुरुआत में। तो बच्चों के लिए मैंने जो बहुत सारा काम किया है, जिसको लेखन का पहला प्यार कहूँ तो मैं कहता हूँ मेरे लिए चिल्ड्रन लिटरेचर ही है। ठीक है, तो मैं बच्चों के लिए लेखन की बात करूं, इसके पहले क्यों ना मैं आपके बचपन की बात कर लूं। हाँ, ये भी बात सही है। बताइए आपका बचपन कैसा था और क्या उस समय आप बचपन में बाल साहित्यकार बनना चाहते थे, बच्चों के लिए लिखना चाहते थे, या बचपन में आपकी रुचियां कुछ और थीं? आपका पारिवारिक परिवेश कैसा था? हम लोगों का बचपन उस दौर का है जिसमें हम कुछ भी नहीं बनना चाहते थे, केवल हम बच्चे बना रहना चाहते थे। और चूंकि मेरे पिताजी ऐसी सर्विस में थे कि हम लोगों के यहाँ 3 साल में तबादले होते थे, तो मेरा जन्म कहीं झाबुआ का है, मेरा अक्षर ज्ञान इंदौर का है, फिर प्राइमरी स्कूल तक उज्जैन पढ़े, फिर जावरा में आ गए, फिर बड़वानी आ गए, फिर छतरपुर आ गए। तो इस भाग दौड़ का मजा ये था कि हर 2 साल 3 साल में नया स्कूल होता था, नए दोस्त होते थे, नई भाषा होती थी, नई संस्कृति होती थी, नए लोग होते थे, नए विचार होते थे। मालूम ही नहीं पड़ता था कि हमको आगे चल के क्या करना है। हमको ये लगता था कि हम जो आज हैं उसको आनंद लें। हाँ, मुझे याद है कि जब 2.5 या 3 साल का होऊंगा तो इंदौर में हमारे घर में एक टीचर हमको पढ़ाने आते थे, क्योंकि उस समय छोटे बच्चों को स्कूल में ही ले लेते थे। शायद वर्मा सर थे, जैसा उनका मुझे नाम याद आ रहा। उन्होंने मेरे जन्मदिन पे अमर चित्र कथा की किताब कृष्ण जी और रामचंद्र जी की ला के दी थी। और वो मेरा पहला एक राफ्ता था जानने का कि किताबें ऐसी भी होती हैं। और उसके बाद में जब मेरे पिताजी का ट्रांसफर जावरा हुआ तो हम लोग उस समय 50 पैसे जमा करके वो लाइब्रेरी से किताबें लाके पढ़ने का शौक हुआ करता था। और फिर हमने क्या किया कि उस समय जो छोटे छोटे विज्ञापन छपते थे अखबार में, पॉकेट बुक्स, उनमें बहुत सारी पॉकेट बुक्स मंगवाई और हमारे दोस्त हमारे घर आके पढ़ते थे। तो तब तक कभी सोचा नहीं था कि हम लेखक बनेंगे, लेकिन पढ़ने का आनंद तब से ले रहे। अच्छा, तो आप बचपन में कैसे बच्चे थे? कुछ बच्चे मम्मी का कहना मानने वाले होते हैं, कुछ बच्चे स्कूल में बहुत शरारती होते हैं, कुछ बच्चे बहुत पढ़ाकू होते हैं। आप कैसे थे? देखिए, पढ़ाई में हम औसत थे और शैतानी में हम जिसको कहना चाहिए अव्वल थे। हमारे स्कूल में कहा जाता था जावरा के कि जिस टीचर ने कभी किसी को डांटा नहीं है वो भी इनको पीट चुका होगा। लेकिन क्या था कि उसके कई कारण थे। हम स्काउट में भी भाग लेते थे, हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भाग भी लेते थे, हम शराब की दुकान के आगे बच्चों को लेकर धरना देने भी चले जाते थे। अच्छा। और हमारे घर में एक बड़ा मैदान था, तो वहाँ पे रोज प्रयोग होते थे कि आज मोटरसाइकिल चलाना सीखेंगे, आज घोड़ी चलाना सीखेंगे, आज बैडमिंटन का खेल होगा। तो अलग अलग किस्म की एक्टिविटीज होती थी और अलग अलग किस्म के इन्वॉल्वमेंट होते थे। तो पढ़ाई में ऐसा रहता था कि जो उस समय 60% नंबर वाले होते थे वो तो ले आते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि टॉप आ गए, कुछ नाम है, बस ठीक है, ठीक ठाक पढ़ाई कर लेते थे। लेकिन बाकी एक्टिविटीज में हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता था, खेल में, सोशल एक्टिविटीज में, डांस में। मुझे याद है जावरा में स्कूल में उस 100 साल बने थे और हमने कवि दरबार का आयोजन किया था अपने स्कूल में और मैं भवानी प्रसाद मिश्र बना था और उसमें मैंने कविता पढ़ी थी, हाँ मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के गीत बेचता हूँ। और वो बड़ा लोगों ने ताली बजाई, लेकिन हुआ ये कि मंच पे जब खड़े हुए थे तो बांधी हुई धोती खुल गई थी। तो एक बहुत ही आम, जैसे औसत बच्चे जीते हैं वैसे ही हम लोगों ने शुरुआत की अपने जीवन की। जी जी, बचपन की बातें हो गई। एक गीत सुना जाए, आपकी पसंद का कोई गीत बताइए। तुझको चलना होगा। अच्छा, अभी आपको हमारे साथ पूरे 1 घंटे तक रहना है और चलते रहना है। जीवन यात्रा के साथ साथ संगीत में यात्रा भी चलती रहेगी।
100.7 FM आकाशवाणी लखनऊ पर मैं हूँ मीनू खरे। प्रोग्राम लेकर आई हूँ बातें मुलाकातें। आपके साथ मुलाकात करवा रही हूँ प्रख्यात लेखक और इस समय प्रकाशक की भूमिका में पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज जी, आपने बहुत लिखा है। लेखन में मैंने आपके बड़े बड़े आर्टिकल्स संपादकीय पृष्ठों पर देखे हैं जिनको खासा महत्व दिया जाता है। आपने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, बाल साहित्य भी आपने लिखा। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके साहित्य की कौन सी विधा आपके मन के सबसे करीब है, तो आप क्या जवाब देंगे? देखिए, एक पत्रकारिता में करियर शुरू होने के कारण जाहिर है कि अनुपम बाबू की प्रेरणा से जब हमने पानी को लिखना शुरू किया तो हमें लगा कि लेखन से बदलाव कैसे लाया जा सकता है। वो एक मेरा गहन शोध, रिसर्च, सीखने का जरिया रहा। लेकिन यदि मैं आज आनंद महसूस करता हूँ लिखने के लिए, तो मैं बहुत छोटे बच्चों के लिए लिखने में बहुत सुख मिलता है मुझे। मैं भी आपको एक घटना सुनाता हूँ। मेरी एक छोटी सी किताब है नेशनल बुक ट्रस्ट से, मेट्रो का मजा। इसमें एक पेज में एक एक शब्द है कि अब कोई बच्चा यदि दिल्ली मेट्रो आता है तो वो मेट्रो में कैसे सफर करेगा, कैसे कॉइन होता है, कैसे चढ़ता है, वो एक एक शब्द है। दिल्ली में एक बहुत प्रख्यात वकील हैं, महिला वकील, और उनकी ट्विन्स हैं। वो बहुत हाई क्लास सोसाइटी के हैं, उन लोगों के यहाँ बहुत गाड़ियां हैं, सब कुछ हैं। तो उनकी बच्चियों ने वो किताब पढ़ी। और उसके बाद में वो अपने पेरेंट्स से जिद करके तब से 3 बार मेट्रो राइड कर चुके हैं। यानी उनके पेरेंट्स कभी मेट्रो में नहीं चढ़े। तो ये जो सुख होता है ना, छोटा छोटा एक एक लाइन की किताब एक बच्चे के नजरिए को कैसे बदलती है, उसका प्लेजर, जो आनंद है, जॉय ऑफ रीडिंग के साथ में जॉय ऑफ लाइफ जो लाके आती है छोटे छोटे शब्दों से, उसका मुझे बड़ा आनंद आता है। चलिए, आपको आनंद आता है बच्चों के लिए। कोई ऐसी मुझे बात बताइए बचपन की जिसने आपका जीवन मोड़ दिया, शिक्षकों की हो या कोई ऐसा व्यक्तित्व जीवन में आया हो जिसने आपके जीवन को एक नई दिशा दी हो। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आपका। देखिए, हम बुंदेलखंड में पत्रकारिता कर रहे थे। तो उस 80s के दौर में क्या था कि पूरे बुंदेलखंड में या तो लिखने के लिए आपके पास डकैत विषय होता था, डकैतों की प्रॉब्लम, या पुराने मंदिर लिख लीजिए खजुराहो होने के कारण। मुझे ध्यान है 87 में मैं दिल्ली आया था जनसत्ता में इंटरव्यू देने के लिए। अनुपम जी से किसी के जरिए मिला मैं, अनुपम जी से बातचीत हुई, मैंने उनको पूरी फाइलें दिखाई कि उस समय तक देखिए मेरे 2000 लेख छप चुके हैं। उसमें साप्ताहिक हिंदुस्तान, नवा टाइम्स, ऑलमोस्ट सब जगह छप चुका था। तो अनुपम बाबू का मुझे याद है कि वो लंच टाइम में उन्होंने डिब्बा खोला, हम लोग कैंटीन में खाना खाया और फिर उन्होंने मुझसे बोला, पंकज आपने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन कभी सोचना कि आपके लिखने से आपने समाज को क्या दिया। मैं सोचने लगा, हम तब तक सोचते थे कि हम जो लिख रहे हैं केवल इसलिए लिख रहे हैं कि हमारा नाम होता है। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम समाज को क्या दिया। अगले दिन फिर गया मैं, तो उस समय वो आज भी खरे तालाब किताब पे काम शुरू कर रहे थे। उन्होंने एक चैप्टर मुझे पढ़ने को दिया। फिर उन्होंने बोला कि जब तुम घर जाओ तो कोशिश करना, बुंदेलखंड में बहुत तालाब है, कभी उस पर काम करना। तो मैं जब कुछ दिनों बाद घर गया तो मैंने बोला चलो अनुपम बाबू ने बोला है तो तालाबों को देखना शुरू करूं। मेरे अपने शहर में 10 तालाब थे, मैंने कभी उनको तालाब के नजरिए देखा ही नहीं था। मैंने कहा होगा कुछ। जब उनको बारे में जानना, उस समाज को जानना, उसकी संरचना को जानना शुरू किया, और उसके बाद में जो अनुपम बाबू को हमने डाक से भेज दिया। और जब आज भी खरे तालाब किताब छप के आई, उसमें 2 जगह उन्होंने हमारा उल्लेख किया कि इन्होंने जानकारी दी। और उस दिन के बाद से मेरे पाठक का मेरे प्रति जो नजरिया बदला, तो मुझे लगा यार कि यही शायद अनुपम बाबू कहना चाह रहे थे कि मैं जो शब्द कह रहा हूँ वो समाज को हम कहाँ बदल रहे। और वो मेरे लिए अपने जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था जिसने मुझको पानी का एक छात्र बना दिया, जो आज भी हूँ। एक गाना हो जाए, उसके बाद आपके जल संरक्षण के कार्यों पर चर्चा करूंगी। हम लोग पानी का ही गाना सुनते, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला लो लगे उस जैसा। पानी रे पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा।
100.7 FM आकाशवाणी लखनऊ पर मैं हूँ मीनू खरे। प्रोग्राम बातें मुलाकातें में आज हमारे साथ हैं जाने माने लेखक पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज जी, आपने बताया कि अनुपम मिश्र जी की प्रेरणा से आप पानी के छात्र बने, यानी जल संबंधी लेखन के प्रति आपका आकर्षण और प्रेम उत्पन्न हुआ। मैं जानना चाहूंगी कि जल संरक्षण पर आपका ये जो प्रेम उत्पन्न हुआ, इसने मूर्त रूप कैसे लिया और जल यात्रा जीवन यात्रा से कैसे जुड़ी? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आज भी खरे तालाब किताब में हमारा संदर्भ में नाम आ गया, तो हम अचानक एक छोटे से शहर के में बहुत बड़े आदमी हो गए। और फिर हमने इसी चीज को, चूंकि बुंदेलखंड प्यास के लिए बहुत बदनाम है, तो हमने बुंदेलखंड के हर जिले में जाकर वहाँ के तालाबों की स्थिति क्या, किस तरीके से ये तालाबों से हम प्यास को दूर कर सकते हैं, हम पलायन को कैसे रोक सकते हैं। मुझे ध्यान है उस समय, अब तो बहुत पुरानी बात है, उस समय बहरवारा मेहरको असर के गांव थे जहाँ पर कभी कोई गवर्नमेंट मशीनरी नहीं गई थी, इतना पैदल चल के जाना होता था। उस तरीके विलेजेस में भी हम गए, हमारे पास साधन नहीं हुआ करता, हम दूसरों के साथ में लद के जाया करते थे, इसको कहना चाहिए। लेकिन वो जब रिपोर्ट्स हमारी अखबारों में आना शुरू हुई, तो हमारे साथी लेखक और पाठक लोगों को मालूम पड़ा यार कि ये भी एक लिखने का जरिया है। दो घटनाएं ऐसी उसके अंदर हुई। मुझे ध्यान है कि ओरछा के पास में एक जगह है निवाड़ी, अब तो जिला हो गया, उस समय बहुत छोटा सा कस्बा था। तो एक व्यक्ति कोई बस में बैठ के मेरे घर आया। उन दिनों फोन वोन भी ऐसे हुआ नहीं करते थे, लैंडलाइन भी लग्जरी था जी। तो एक व्यक्ति बस स्टैंड पे आया, बस स्टैंड से पूछते पूछते मेरे घर आया और उनने बोला कि हम निवाड़ी से आए हैं और आपके लिए पत्र है। तो मैंने पत्र देखा, तो उस समय निवाड़ी में वो कोई प्रदेश स्तर का पत्रकार सम्मेलन था और उसमें भोपाल से कई पत्रकार आ रहे थे, और उसमें वो मुझको बुंदेलखंड के पत्रकार, जो पर्यावरण शब्द भी उसमें बहुत नया था, लोग जानते नहीं थे उसका अर्थ, उसके लिए सम्मानित करना चाहते थे। तो मुझे लगा यार कि अब तो जैसे होता ना कि हम एक दूसरे को पहचानते हैं तब सम्मान होता है। यानी जो व्यक्तियों को मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ, जिस जगह कहीं नहीं गया, वहां से एक व्यक्ति बुलाने आया मेरे पास। फिर ठीक दूसरी घटना हुई कि आंचलिक पत्रकार संघ का सबसे बड़ा अवार्ड है माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता पुरस्कार मध्य प्रदेश का। मैंने पानी की कटिंग्स को उनको भेजा था, और मुझे ध्यान है कि सुबह 10 बजे के आसपास बस स्टैंड से एक ट्रैफिक के हेड कांस्टेबल तो साइकिल से दौड़ते दौड़ते आए। उन्होंने बोला भैया बधाई हो। मतलब क्या हुआ? बोला अभी हमने न्यूज सुनी, उसमें 10 बजे प्रादेशिक समाचार आते थे आकाशवाणी पे, तो उसमें आपको पत्रकारिता का पुरस्कार मिला है, उसकी न्यूज आ रही है। तो वो जो दो चीजें थी, वो मुझे ऐसा लगा कि पढ़ने की रुचि को परिष्करण करना हमारा काम है। यदि हम सात्विक विषयों पे भी लिखते हैं, यदि हम किसी की खिलाफ आलोचना के अलावा यदि हम इन विषयों पे लिखते हैं, तो भी हम एक अच्छा पाठक वर्ग बना सकते हैं और उससे बदलाव भी आ सकता है। तो अब पीछे पलट के देखता हूँ तो मुझे ध्यान है कि उस समय में अपने अकेले सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, उन जिलों में केवल मैं था कि जो इन विषयों पे लिखता था। अब बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, सरकार उसके बारे में चिंतित है, योजनाएं बन रही हैं, समाज उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो हमें लगता है कि यदि हमारे शब्दों से कुछ बदलाव आ सकता है तो वही शब्द सार्थक है और उसी के लिए काम करना चाहिए। और वही मेरे लिए सबसे बड़ा अप्रिसिएशन रहा, जिसने मुझको बोला नहीं यार हमें इस दिशा में आगे बढ़ते जाना चाहिए। फिर समाज में ऐसे लोग मिलते गए, कभी कोई सूचना दे देता था, कोई जानकारी दे देता था, कोई क्यूरियोसिटी आपकी डेवलप कर देता था, तो ऐसी सामग्री मिलती गई। तो हम फिर तालाबों पे, नदियों पर, छोटी नदियों पर, अब जाहिर है ये सब चीजें अंत में क्लाइमेट चेंज तक आती, उन सब पे पढ़ने लगे, देखने लगे और आनंद लेने लगे। पुस्तकें आपने बहुत सारी लिखी हैं। मैं चाहती हूँ कि कुछ पुस्तकों की चर्चा की जाए। जी। मझधार की धार अभी आपकी लेटेस्ट पुस्तक है जी। कुछ इस बारे में बताइए कि जो जल संबंधी विषयों पर आपने पुस्तक लेखन किया, तो वो कुल कितनी पुस्तकें हैं और सबके कुछ अनुभव शेयर किए जाए ताकि श्रोतागण भी उसे जान सके। मैंने जो पहली किताब लिखी थी वो थी दफन होते दरिया। हालांकि दरिया का मतलब हम उर्दू जुबान से देखें तो दूसरा होता है, लेकिन वो किताब मैंने देश के चुनिंदा 10 बड़े तालाबों के जोन जो हैं उसके ऊपर काम किया था। इसके अंदर लोकटक भी है, मणिपुर की, श्रीनगर की लेक भी है, बंगलुरु की लेक भी है, हैदराबाद भी है, दिल्ली भी है, उस पे काम था। वो किताब को बहुत अप्रिसिएशन मिला। उसके बाद हुआ ये कि जयपुर के एक प्रकाशक जो साहित्य छापने में बहुत रुचि रखते हैं और उनकी कम कीमत की किताबों पे होती है, मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट किया कि क्यों ना आप नदी पर एक प्राइमर सरी की हम छोटी सी किताब बनाएं जो आप केवल 10 रुपए कीमत पर बेचें
हम किताब आपको पूरी तैयार करके देंगे, सब कुछ लेआउट डिजाइन करके देंगे, हम आपसे कोई रॉयल्टी नहीं मांगेंगे इसके लिए। तो उन्होंने एक किताब तैयार की और वो 99 पेज की किताब केवल 10 रुपए कीमत पे हम उस किताब को हमने केवल लोगों को इसलिए कि लोग नदी के लिए जागरूक हो सके। उस किताब का नाम था लहरों में जहर। और वो किताब में एक बड़े साहित्यकार, इसलिए नाम लेना चाहूंगा, कमल किशोर गोयनका जी सरी के लोगों ने 1000 रुपए भेजे, 100 किताब मंगा ली और उनके घर में जो आया उसको दी। वो एक मेरा कैंपेन के रूप में वो किताब बहुत अच्छी चली। उस प्रकाशक ने मेरा बहुत साथ दिया। 2 साल उन्होंने 10 रुपए कीमत पे उस किताब को बेची। फिर वो उसको सस्टेन नहीं कर पाए, उनकी कोई व्यक्तिगत दिक्कतें हुई। फिर एक मेरी किताब उसके बाद मैंने लिखी कि जल जीवन के ऊपर। उसमें जल के जितने स्वरूप हैं, यानी नदी, समुद्र, तालाब, भूजल, इनको हम कैसे बचाएं, उसके ऊपर एक किताब है। बिफोर लास्ट ईयर एक किताब थी मेरी, धरती को बचाओ। वो एक व्यापक रूप से उसके अंदर क्लाइमेट चेंज से लेकर वन को बचाने से लेके पानी को बचाने से लेके हम धरती को कैसे अपने प्रयोगों से बचा सकते हैं, उसके ऊपर थी। और उसको 2022 का जो केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय है उसका मेदिनी अवार्ड मिला था। एक किताब मेरी जो बहुत पसंद की है वो है लोक आस्था और पर्यावरण। उस किताब को मैंने लिखा कि भारत के जो पर्व हैं, चाहे छठ हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, या हमारा लोक समाज है, हमारे आदिवासी समाज है, ये सब किस तरीके से जो पर्व हैं वो सब मूल रूप से हमारे आदि समाज ने अपनी प्रकृति के संरक्षण के लिए स्थापित किए थे और हमने उनको कलुषित कर दिया। फिर अभी ये मझधार में धार जो किताब है जो अभी मैंने की है, ये बेसिकली देश के हर हिस्से की नदियां, वो चाहे महाराष्ट्र में बह रही हो, चाहे दक्षिणी राज्यों में हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे सेंट्रल इंडिया की हो, छोटी नदियां, बड़ी नदियां, इनके संकट क्या हैं। जैसे जिनको हम ध्यान नहीं देते हैं कि रेत एक बहुत बड़ा संकट है। दूसरा, छोटी नदियां जो उनके साथ जुड़ी हुई, उनके ऊपर जो कब्जे हो रहे हैं, वो इन बड़ी नदियों के संकट हैं। इस तरीके के इन नदियों के संकट क्या हैं और हम इनसे कैसे निजात पा सकते हैं, इस पे मेरा ये कोशिश है इस किताब के ऊपर। जी, बड़ी अच्छी आपकी यात्रा रही है, अक्षरों की यात्रा। बहुत अच्छा लगा सुन के भी, उनके बारे में जान के। एक गीत सुनते हैं और उसके बाद मैं आपकी रचना प्रक्रिया को जानना और समझना चाहूंगी अपने श्रोताओं के लिए। तुम जो मिल गए हो ये जहां मिल गया, हम इस गाने को सुनेंगे। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। श्रोताओं नमस्कार, एक बार पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ प्रोग्राम बातें मुलाकातें में। और अपने मेहमान आज के हमारे अतिथि पंकज चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ अपने इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। ये बताइए, आपको प्रोग्राम में श्रोताओं से बात करना कैसा लग रहा है? मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा इस मामले में स्वार्थी हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ या इस समाज को बेहतर बनाने के लिए जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर को बचाने के जो भी मेरी सोच है या मेरे शब्द हैं, अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुँच जाएं और वो सब भी एक हमारे परिवार का हिस्सा बनकर इस मुहिम में जुड़कर इस देश को और दुनिया को, अपने आने वाली पीढ़ी को बहुत खूबसूरत तरीके से पेश कर सकें। यदि कोई भी माध्यम इसमें मेरे साथ होता है मुझे तो अच्छा ही लगेगा। आप जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यशाला में आप यहाँ पर आए हुए हैं लखनऊ। पहले तो ये जानना चाहूंगी कि लखनऊ आपको कैसा लगा? मैं लखनऊ लगभग 30 साल से लगातार आ रहा हूँ और हर बार बहुत सारे अलग अलग किस्म के कामों से आया। मैंने यहाँ पे लखनऊ में शुरुआत में नालंदा के साथ वर्कशॉप किया जो यूनिसेफ के सहयोग से था, और यहाँ पर बड़े बड़े बाल साहित्यकारों को लाकर हम लोगों ने 3 दिन और 4 दिन की वर्कशॉप में शानदार किताबें तैयार कराई हैं, जो यूनिसेफ के लिए बहुत बड़ा एसेट है। उसके बाद में
चूंकि यहाँ यूनिसेफ में उस समय गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की, क्वालिटी एजुकेशन की एक समिति थी, उसका मैं एडवाइजर था। तो बाराबंकी में हम लोग काम कर रहे थे और साल में 4 वर्कशॉप बाराबंकी करता था मैं। तो वो भी मेरे लखनऊ एक प्रकार से बहुत लगातार आना जाना है। अभी क्लाइमेट चेंज और लखनऊ और बच्चों की बात हो रही, तो मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर हम लोगों ने यहाँ पे विज्ञान फाउंडेशन के साथ में बच्चों के साथ एक वर्कशॉप किया और वो सब बच्चे ऐसे थे जिनकी मदर भी काम करती हैं, फादर भी काम करते हैं और उसमें से बहुत सारे बच्चे भी काम करते हैं मजबूरी में, मोस्टली डिस्प्लेसमेंट कॉलोनी। अब क्लाइमेट चेंज उनके लिए एक नया शब्द था, लेकिन मौसम उनके लिए प्यारा शब्द था। हम लोगों ने 3 दिन में एक माहौल बनाकर उन लोगों से कहानियां निकलवाई कि ये जो मौसम है उनको कैसे असर कर रहा है। बच्चों ने कहानी लिखी, एक बच्ची जिसके पिताजी हैंडपंप का पाइप लगाने का काम करते हैं। तो वो कहानी लिख रही है कि चिन्हट के अपार्टमेंट में शर्मा जी ने मेरे पिताजी को बुलाया और बोला, उस्मान हमारे पंपे में पानी नहीं आ रहा है तो पाइप डाल दो। तो हमारे पिताजी ने पाइप डाल दिए। फिर उन्होंने बोला, उस्मान पाइप खूब गहरा डालना जिससे खूब पानी आए। तो हमारे पापा ने बोला, सर हम पाइप डालते हैं, पानी नहीं डाल सकते, पानी या तो ऊपर वाला डाल सकता है या आप बचा के उसको डाल सकते हो। क्या बात है, तो क्या ऐसी बात कहानियां है। कुछ बच्चों ने लिखी कि बरसात में हम लोगों को जब स्कूल जाते हैं तो हम सब भीग जाते हैं और सड़क पे चलने वाली गाड़ियों से हमारा पूरा कीचड़ हो जाता है, और जब हम स्कूल में जाते हैं बचते बचते कि हाँ कीचड़ लगी है तो देखते हैं मास्टर जी भी कीचड़ में लिपटे हुए हैं। फिर हम सब लोग एक दूसरे को कीचड़ लगा देते हैं और फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तो बहुत छोटे बच्चे, यानी आप उनको देखें कि उनके लिए जो एक्सट्रीम वेदर है वो किस तरीके से सुख दुख को लेके आ रहा है। कुछ बच्चों ने कहानियां उनके घर कैसे टपकते हैं उसको लेकर लिखी कहानी। एक ने ठंड के समय में उनके साथ क्या होता है वो लिख रहे हैं। तो हम परिभाषाओं में ना पड़े, लेकिन यदि हम समाज के जिस वर्ग को हम सोचते हैं कि ये तो केवल जीने के लिए जी रहा है, वो असल में प्रकृति के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील है और प्रकृति की मार भी सबसे ज्यादा उसको पड़ती है। बिल्कुल। तो हमको जो ये वर्ग है, लखनऊ हो, दिल्ली हो, कानपुर हो, आज 30 से 35% आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन और डिस्प्लेस्ड कॉलोनी, जिनको हम स्लम ड्वेलर्स कहते हैं, उनमें रह रही है। और मुझे लगता है कि जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, वो क्लाइमेट चेंज हो या एक्सट्रीम वेदर हो, उसमें किसी भी तरीके से लंबे समय तक जी सकता है। लेकिन ये वर्ग के लिए आने वाले दिनों में जीना भी कठिन है। जब लू की मार तेज होगी, जब शहरों में जल भराव तेज होगा, तो असल में देखिए यही वर्ग को असर होना है, सबसे ज्यादा असर होगा। बिल्कुल, है ना। तो ये जो हम क्लाइमेट चेंज की आज हम भी बात कर रहे हैं, सेमिनार में भी हमने बात किया। बेसिकली हमारा बात करने का उद्देश्य है कि कम से कम जो सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग है उसको इस परिस्थितियों से बचाने के लिए व्यक्तिगत तौर पर हम नॉन गवर्नमेंटल सोसाइटी और देन गवर्नमेंट सोसाइटी, यानी एट द हायर लेवल, प्लानिंग लेवल पर, मध्य मार्ग पर, स्थानीय स्तर पर और सबसे पहले व्यक्तिगत स्तर पर कैसे काम किया जाए कि इनके जीवन को थोड़ा बेहतर बनाए। अब आप देखिए कि देश में लगभग 12 करोड़ लोग ऐसे हैं। हम लोग देखिए क्या चेतावनी आती है ना, अभी आना शुरू हो जाएगी कि लू की ऑरेंज चेतावनी है, रेड चेतावनी है, येलो चेतावनी है। क्या है, हमारे पास में केवल एक निदान है कि भी रेड सिग्नल आ गया तो आप घर से मत निकलो। अब क्या ट्रैफिक का पुलिस वाला उस रेड सिग्नल के अकॉर्डिंगली घर से नहीं निकल सकता? रिक्शा चलाने वाला, पोर्टर, डे टू डे काम करने वाले मजदूर, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनका तो जीवन ही नहीं चलेगा। इन लोगों की संख्या 11 से 12 करोड़ है। और जब लू पड़ना है या एक्सट्रीम बारिश होना है या अत्यधिक ठंड होना है, तो ये 11-12 करोड़ लोगों को कैसे राहत पहुंचाई जाए? ये जो चैलेंज है, ये मुझे लगता है कि हमारे जितने भी श्रोता सुन रहे हैं उनको इस तरीके से सोचना चाहिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि यदि आपके मोबाइल पर या टेलीविजन पे दिख रहा है कि आज का तापमान 42 डिग्री है, तो उस समय आपके जो पैर के नीचे की जमीन है ना, उसका टेम्परेचर 55 से 60 होता है। उस जमीन पे बैठ के जो टोकरी में सामान बेच रहा है, आप उसकी कल्पना करिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम इनको इस लॉन्ग टर्म कैसे इससे थोड़ा सा प्रिवेंट कर सकते हैं।
अच्छा, एक सवाल सब कहते हैं, मैं इसको क्यों बचाऊं? मैं तो सेफ जोन में हूँ। लेकिन एक चीज याद रखिए, जिस समाज में हम जी रहे हैं उस समाज में आपका चौकीदार, आपके घर काम करने वाली, आपके दरवाजे पे रिक्शा चलाने वाला और आपके घर से थोड़ी दूर पर छोटी सी दुकान खोलकर आपकी डे टू डे चीजों को बेचने वाला, ये सभी उतने ही जरूरी हैं, अनिवार्य हैं समाज के लिए, जितना एक डॉक्टर और इंजीनियर और लेखक जी। तो इसीलिए हमारा जिम्मेवारी है, जब तक समाज के इस वर्ग को हम एक सुखद परिस्थितियां ना दे काम करने की। मेरे यहाँ काम करने वाली आ रही है, वो बेचारी बहुत गर्मी से आ रही है। यदि हमने उसको बोला 2 मिनट पंखे में बैठे, उसका शरीर कूल डाउन हुआ, उसने पानी पिया, उसके बाद वो काम करेगी ना तो बेहतर काम करेगी, साफ काम करेगी। और यदि हमने उसको एक्सट्रीम टेम्परेचर से आकर काम में लगा दिया और 2 बात सुना दी, तो वो काम अच्छा नहीं करेगी और फिर उसका तबीयत खराब हो जाएगी। तो आज किसी के पास में भी जो हमारी गृह सहायिका होते हैं, उनका विकल्प तत्काल उपलब्ध नहीं होता, फिर बर्तन आपको ही मांजने हैं। जी। बातें बहुत ही गंभीर बातों से लाइटर मोमेंट्स की तरफ बढ़ गई। एक बढ़िया सा गीत हो जाए, थोड़ा मूड चेंज किया जाए। नया गाना सुने कोई? जो मन हो, आपकी मर्जी के गीत मैं प्ले कर रही हूँ। बिल्कुल नया गाना है, वो सुनो ना संगमरमर की ये दीवारें। ये बहुत अच्छा गाना है, उत्तर प्रदेश का भी है कि ताजमहल का जिक्र है उसमें, उसको सुनाइए आप। चलिए सुनते हैं गीत। सुनो ना संगमरमर की ये मीनारे। प्रोग्राम बातें मुलाकातें में आज हमारे साथ हैं प्रख्यात लेखक, संपादक और साहित्यकार, जिन्होंने साहित्य की कई विधाओं में अपनी रचनाशीलता का प्रदर्शन किया है और खासी प्रशस्ति और प्रसिद्धि पाई है। पंकज चतुर्वेदी जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातें बहुत सारी आपसे की, साहित्य के बारे में बातें की, कुछ व्यक्तिगत बातें हो जाए। आप की शादी के विषय में बातचीत की जाए क्या? हाँ करते हैं। वो भी एक अलग किस्म का अनुभव है। बस उसी अनुभव को मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मिसेस चतुर्वेदी आपके जीवन में कैसे आई, वो सब कुछ क्या था, क्या कहानी थी, जरा आपकी लव स्टोरी हो जाए। एक्चुअल क्या है मीनू जी, हम तो ऐसे फक्कड़ किस्म के आदमी थे, तो हमने कभी सोचा नहीं था कि कोई नियमित नौकरी करेंगे या शादी करेंगे, ऐसा कुछ सोचा नहीं था। फिर हमारे परिवार वालों ने शादी करना चाहिए, तो हम उस समय एक सोच हमारी स्पष्ट थी कि कोई भी लड़की जो है वो दर्शनीय नहीं है कि मैं उसको जाकर पसंद करूं या रिजेक्ट करूं। लड़की मुझे क्यों नहीं पसंद या रिजेक्ट करे। तो हमने अपने पेरेंट्स को बोला कि हम किसी को देखने नहीं जाएंगे, हम किसी को पसंद नापसंद के दायरे में नहीं लाएंगे। बस हमारा एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लड़की आप पसंद करें वो थोड़ा पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ी हो, क्योंकि हमारा जीवन बड़ा अनसर्टेन तरीका है। कल कोई परिस्थितियां आए तो इतना उसकी एजुकेशन हो कि वो अपने लेवल पर जीवन को आगे बढ़ा सके। ऐसे करके हमारी बड़ी बहन ने एक लड़की को पसंद कर लिया। उन्होंने बोला फोटो देखना है, करना है। मतलब मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि मेरी लड़की कोई भेड़ बकरी नहीं होती कि मैं उसको पसंद करूं ना पसंद करूं, फोटो देखूं, मेरे को नहीं करना है। फिर एक तारीख आई शादी की, तो हमने बोला भाई हम शादी तो हम करेंगे, लेकिन हम कोई दिखावा नहीं करेंगे। यानी कोई बारात नहीं होगी, कोई बैंड बाजा नहीं होगा, कोई घोड़ा नहीं होगा, कपड़े पड़े सिलाने कोई जरूरत नहीं। क्या जरूरत, हम क्यों दिखा रहे हैं किसी को, किसको दिखाना है। तो हम लोग 5 लोग अपने घर से, मेरा घर छतरपुर मध्य प्रदेश में था और मेरी पत्नी का घर जो है वो आगरा जिले में बटेश्वर के पास में, जो अटल जी का गांव है उसके पास में था, ओलीपुरा। तो हम लोग अपने घर की 2 गाड़ियां लेके गए थे और उनसे बोला था भैया बैंड बाजा वगैरह कुछ नहीं होगा, हम ऐसे ही आए। वो गाँव था, वो चतुर्वेदी का विलेज है, उनके यहाँ भी ऐसा लग रहा था कि न जाने क्या अनूठा काम हो रहा है, कि कोई शादी ऐसी हो रही है। हमने बोला आपके जो रिचुअल है आप अपने आने वालों को खिलाइए पिलाइए पंगत दीजिए, लगा हम नहीं करेंगे। तो हम गए, उनके यहाँ शादी हुआ और हमने 101 रुपए और एक लोटे में शुगर उन्होंने दिया था, हम लेकर वापिस आ गए। और फिर हमने अपने घर में बोल दिया कि हम कोई रिसेप्शन वगैरह तो करेंगे नहीं। लेकिन कुछ लोगों, जब मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता था कॉलेज में, तो मेरे कॉलेज के स्टाफ के लोगों को एक दिन बुलाया, एक दिन मेरे जर्नलिस्ट मित्र थे उनको बुलाया, एक दिन हमारे माँ पिताजी के जो परिचित थे पास पड़ोस, ऐसे 7-8 दिन कुछ लोग हमारे घर आते रहे, जिनको हमने अपने घर पे बैठ के अपने ड्राइंग रूम पे भोजन कराया और बोला भाई कुछ न लेना है ना देना है, नमस्ते करना है बस। तो हमारी शादी ऐसी हुई।
तो मिसेस चतुर्वेदी का क्या नाम है? उनका नाम नीरा चतुर्वेदी है। और नीरा। हाँ, वो एमए इकोनॉमिक्स में किया उनने, और दिल्ली जब आए तो उनको लगा कि हमें नौकरी करना चाहिए। हमने भाई नौकरी वोकरी मत करो, अपन लोगों की कोई ऐसी जरूरतें तो है नहीं, हमारे कोई ऐसे शौक नहीं है कि आर्थिक स्थिति नहीं रहे, मतलब कोई हमारा काम देखो। तो मेरा ही काम जैसे कटिंग को संभालना, अखबार देखना, ये सब करती रही है बस। अच्छा, तो ये कह रही हूँ कि नीरा नाम है, क्या संयोग है कि आपने ज्यादातर काम नीर पे किया है और नीरा आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी। आपके ये जो परंपरा से हटकर अगर थोड़ी हंसी मजाक के लहजे में मैं कहूँ तो बिल्कुल अलग तरीके से जो आपने अपने परंपराएं खुद स्थापित की कि हम कोई रिसेप्शन नहीं करेंगे, हम शादी अपने हिसाब से करेंगे, 101 रुपया लेंगे और लोटे में शुगर लेंगे, ये सारी चीजें जो थी, इस पे कभी नीरा जी ने वो नहीं किया? कभी उनको अजीब सा नहीं लगा कि ये कैसी अजीब अजीब से रिचुअल्स हैं? इवन आपको तो बिल्कुल नहीं लगा। जैसे मेरी एक ही बेटी है, हमने अपनी बेटी के भी कोई ऐसा जैसे होता है ना बहुत बड़ा फंक्शन करते लोग, हमने कुछ भी नहीं किया। हमें कोई दिखावा नहीं करना, उसका मुंडन करना है हम जरूर करेंगे, उसका अन्नप्राशन करना है करेंगे, लेकिन हम दिखावा नहीं करेंगे। मुझको ऐसा लगता है कई बार हम लोग दिखावे में हम भी परेशान होते हैं और अपने पास पड़ोस के समाज को भी परेशान करते हैं कि भाई दबाव में 20 लोग आपके घर आ रहे हैं, पता नहीं किसी की आर्थिक स्थिति कैसी है, किसी के बच्चे के एग्जाम है, वो बेचारा जबरदस्ती टिकट बुक करके आपके पास आ रहा है। अरे भाई आप आओ, आपको जब आना आपका स्वागत है, जब सहूलियत आओ उसी दिन फंक्शन है है ना? तो अच्छा, जो नीरा जी हैं, आपने तो ये शर्त रखी थी कि पोस्ट ग्रेजुएट रहे लड़की, क्योंकि अब मौके पड़ने पर वो जॉब कर सके, क्योंकि आपको कोई सर्टेन जॉब नहीं कर, लेकिन आप नेशनल बुक ट्रस्ट में आ गए। तो ये कैसे हुआ और उसके बाद जीवन की गाड़ी कैसे आगे बढ़ी? एक्चुअल जब मेरी शादी हुई तब मैं कॉलेज में पढ़ाता था मध्य प्रदेश में। और नेशनल बुक ट्रस्ट में जब जगह निकली तो मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया, क्योंकि हर छोटे शहर के इंसान का सपना होता है कि वो दिल्ली जाए। बस ये था कि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था कि मैं जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ वो उस बिलो पे स्केल से जिसमें मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं इंटरव्यू का आया तब मेरे को पूछा गया कि आप तो ग्रुप बी में आ रहे हैं, 1640 में आ रहे हैं, आप तो 2200 पहले काम कर रहे हैं। मैंने बोला साहब दिल्ली आना है मुझे। और मुझे आज फिर अनुपम बाबू को याद करूंगा, जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो अनुपम बाबू सीढ़ी पे खड़े थे और उन्होंने मुझसे बोला, देखो पंकज तुम दिल्ली आ गए हो तो एक परिवार के रूप में स्वागत करना मेरा फर्ज है, लेकिन याद रखना कि जिस दिन तुमने अपना शोध अन्वेषण और उद्यम को खत्म कर दिया तो फिर आप केवल पुरानी फसल काट पाओगे, नया कुछ नहीं बो पाओगे। तो वो शब्द मैंने हर समय याद रखा। एनबीटी में भी रात खूब घूमा, जहाँ कोई जाने को तैयार नहीं हो। तो पाकिस्तान जाना है मैं चले जाऊंगा, कालाहांडी जाना है मैं चले जाऊंगा। खूब गया, खूब घूमा, खूब सारी वर्कशॉप्स आपने की। खूब सारी, आई थिंक नॉट लेस देन 1000। अच्छा, पुस्तकों की बातें चल रही हैं, एनबीटी की बात चल रही है, एनबीटी की यात्रा कैसी रही? देखो आपको पता है नेशनल बुक ट्रस्ट में नौकरी करना मेरे लिए ऐसा था कि जैसे एक मिट्टी के लौंदे को कहीं पे शेप दिया जा रहा है। नेशनल बुक ट्रस्ट के बराबर सीखने का संस्थान कोई नहीं है। मैं आज मेरे लेखन में मैं जो थोड़ा बहुत शब्द सीख पा रहा हूँ, जो कर पा रहा हूँ, वो नेशनल बुक ट्रस्ट के बदौलत है। एनबीटी को जब हम आए थे तब एनबीटी को असरकारी संस्थान कहते थे, सरकारी नहीं कहते थे। साइमल्टेनियसली धीमे धीमे तंत्र बदला हुआ तो उसके कारण हुआ। लेकिन जब हम शुरुआत में वहाँ पे काम कर रहे थे तो हम लोग जमीन पर, यानी राजस्थान का कोई ब्लॉक नहीं बचा होगा, हरियाणा का कोई ब्लॉक नहीं बचा होगा, और उत्तर प्रदेश के लगभग आधे उत्तर प्रदेश में ब्लॉक लेवल तक जाकर केवल ये देखना कि मेरा पाठक कौन सी किताब उठा रहा है, उसकी बाइंग कैपेसिटी क्या है, उसके पसंद का सब्जेक्ट क्या है। मैं एनबीटी की गाड़ी में बैठ के घूमा, देश में शायद 10,000 किलोमीटर सफर मैंने केवल बस में किया होगा। वो जो अनुभव है मुझे नहीं लगता कि कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आपको सिखा सकता है। चैलेंज के साथ वर्क करना, शॉर्ट टाइम में काम करना, टचवुड आप देखिए कि आई एम फॉर्चुनेट कि नेशनल बुक ट्रस्ट ने मुझे मौका दिया कि मैंने वहाँ पे 31 लैंग्वेजेस में काम किया, और कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो बोलने वाले लोग नहीं बच रहे। असुरी, बिरहोरी, मालतो, पहाड़िया जो झारखंड की है, या लद्दाख में बोलने वाली भोटी भाषा की बात कर लें, मालवी, निमाड़ी, कोंकणी, बस्तर की सभी लैंग्वेजेस, इन सब भाषाओं में मुझको काम करने का अवसर मिला। जब आप किसी भाषा के लिए काम करते हो तो उस पूरी संस्कृति से आपका सामना होता है, उससे वार्तालाप होते हैं, उसके लोग की सोच, उसके भोजन, उसका खान पान, उसकी संस्कृति, उनके सपने, उन सब से आप सामने
मिलते हो। नेशनल बुक ट्रस्ट का जो एडिटोरियल है वो आपको एक रचना को जांचने का, संपादक बनाने का जरिया बनाता है। संपादक का काम बेसिकली ये नहीं होता है कि क्या छपना चाहिए। संपादक का सबसे पहला काम होता है नकारात्मक, कि क्या नहीं छपना चाहिए। तो क्या नहीं छपना चाहिए वो एक लॉजिक के साथ होना चाहिए, क्योंकि एक ऑटोनोमस बॉडी होने के कारण आरटीआई में भी आते हैं और दूसरा नैतिकता में भी आते हैं। जी, जी। तो हम किसी को पसंद कर रहे हैं, किसी रचना को ना पसंद कर रहे हैं, उसके लिए एक ब्रॉडर क्राइटेरिया डेवलप करना, भाषा को सीखना, एक शब्द को किताब में बदलने के लिए विजुअल्स कैसे हो, आकार कैसे हो किताब का, कवर पेज कैसा हो, ये सब सिखाने का मुझको लगता है। मैं तो दुनिया में भी बहुत सारे देशों में गया हूँ, इससे अच्छा इंस्टीट्यूट कोई नहीं है। अपने इंस्टीट्यूट से प्रेम होना स्वाभाविक बिल्कुल। सी बात है। अब एक गीत सुना जाए और उसके बाद हम अपने कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। गीत आपकी पसंद का हो जाए। आपके पहलू में आपके पहलू में आकर रो दिए। हाँ। आपके पहलू में आकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। प्रोग्राम बातें मुलाकातें में आज हमारे साथ हैं पंकज चतुर्वेदी जी, और उनसे हम बात कर रहे हैं उनके जीवन की यात्रा के बारे में, साथ ही उनके अक्षरों की यात्रा के बारे में। पंकज जी, बहुत सारे प्रश्न हमने आपसे पूछे, लेकिन समय की विवशता होती है, इसलिए जब प्रोग्राम के उत्तरार्ध में हम एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, जिसमें हम लगातार प्रश्न पूछते हैं और बिना रुके पूछते हैं और आपको बिना रुके संक्षेप में उत्तर देना होता है। जरूर। ठीक है पंकज जी, आपको गुस्सा आता है? हाँ। पंकज जी, आपकी एक ही बेटी है और बच्चे आपने क्यों नहीं प्लान किए? कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, मुझे लगा कि एक लड़की काफी है। अगर अगले जन्म में आपको चॉइस दी जाए तो आप क्या बनना पसंद करेंगे? मैं पंकज ही बनना पसंद करूंगा। पंकज जी, आपकी पत्नी से आपका झगड़ा होता है? हाँ हाँ, बहुत। पंकज जी, आपके मित्र कितने हैं? मैं थोड़ा मित्र के मामले में सीमित हूँ, मैं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बहुत अलग अलग रखता हूँ। पंकज जी, खाने में आपको क्या पसंद है? खाने मुझे जो मिल जाए वो पसंद है। देश दुनिया में इतनी देर घूमा हूँ तो मुझको वेराइटी ऑफ कुजिन जो जहाँ मिलता है उसको ट्राई जरूर करता हूँ। सिनेमा देखते हैं? हाँ, देख। कौन सी फिल्म आपकी पसंदीदा फिल्म है? मुझको कुछ पिक्चर है उसमें आनंद आता है जो बिल्कुल जो मुझसे शादी करोगी टाइप की होती है, वेलकम टू सज्जनपुर टाइप, वो फिल्में भी अच्छी लगती हैं। दूसरा जो आजकल जो कुछ पिक्चरें आ रही है जो समसामयिक समस्याओं को लेकर या कैरेक्टर्स पे आ रही है, जैसे मेरी कॉम थी या माय नेम इज खान थी, इस टाइप के सिनेमा भी अच्छे लगते हैं मुझे। आपने अब तक कुल कितनी पुस्तकें लिखी हैं? यदि बच्चों की और बड़ों की सभी किताबें मिला लें तो 42 पुस्तकें। और पुरस्कार कितने मिल चुके हैं आपको? कभी काउंट नहीं किया। नेचर आपका कैसा है? आप चिड़चिड़े हैं, हंसमुख हैं, या आप शांत रहना पसंद करते हैं? मैं आमतौर पे आनंद से रहता हूँ। जी। ईश्वर में विश्वास करते हैं? थोड़ा सा, लेकिन ईश्वर में केवल इसलिए मैं उससे कुछ मांगता नहीं हूँ, उतना ही विश्वास रखता हूँ। जी। आपके साथ किसी ने बेवफाई की कभी? हाँ, वैसे बटरफ्लाई कोई ऐसा चीज थोड़ी ना है, वो तो सबके साथ होता है ऐसा। आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? ऐसा कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं इसका नाम लूं। अच्छा, और जीवन में अभी क्या कुछ करना शेष रह गया है? मेरा 3 सपने हैं जो नेक्स्ट 3 ईयर में मैं करना चाहता हूँ। पहला मेरा एक सपना है कि मैं एक रीजनल लैंग्वेज की एक ट्रांसलेशन एजेंसी शुरू करना चाहता हूँ, जो बच्चों की किताबें अवधी, ब्रज, गढ़वाली, कुमाऊनी, मालवी, झाड़ी, इन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन का काम करें, क्योंकि इस सरकार की भी नीति है और समय की भी मांग है कि हम प्राइमरी एजुकेशन और बच्चों को अच्छी किताबें उनकी मदर टंग में दें। तो एक मेरा सपना ये है। दूसरा ये है कि मैं एक ऑनलाइन म्यूजियम ऑफ लैंग्वेज बनाना चाहता हूँ, जिसके अंदर जो हमारी बोलियां और भाषाएं जो लुप्त हो रही हैं उनके 5-5 मिनट ये ऑडियो क्लिप्स हैं, उनके हिंदी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो और साथ में जानकारी हो कि किस क्षेत्र की है। एक मेरा सपना ये है। तीसरा, शायद इस साल के अंत तक क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन राइट्स पे मैं एक न्यूज़ पोर्टल शुरू करना चाहता हूँ जो केवल प्रिंट के लिए होगा, नॉट ऑडियो और वीडियो। ऑडियो वीडियो को आपने काट दिया है।
इस समय आप ऑडियो मीडिया पर ही हैं, आकाशवाणी लखनऊ के FM चैनल पर। पंकज जी, मैं आपसे किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं ये मुझे स्वयं नहीं समझ में आ रहा है। आप जैसे इतने बड़े लेखक ने आकाशवाणी के लिए समय निकाला और अपने अनुभवों को साझा किया। हम आपके बहुत आभारी हैं और चाहेंगे कि आगे भी जब मौका मिले आप हमारे चैनल पर आएँ और हमारे श्रोताओं से मुखातिब हों। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आकाशवाणी से प्यार 40 साल का है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर समय ये शब्दों की सुनने की दुनिया से मैं जुड़ा रहूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।